सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूअल कलेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से एस्टेब्लिश किया। डी ब्रॉगली ने कैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन वेव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल कलेक्टर हमें कैसे पता चला? क्योंकि बोहर का मॉडल वाज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द पार्टिकल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें ड्यूअल कलेक्टर इलेक्ट्रॉन का पता चल जाता है तो बेटा बोहर का मॉडल पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगा। तो इट वाज ड्यूअल कलेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली when he derived a relationship, very important relationship, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। +1 में बेटा इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की, और न्यूमेरिकल तो इसके पूछने ही है, चाहे +1 में और कंपटीशन में वो आने ही आने हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स भी और इसके जो डेरिवेशन है। देखो हमें जानते थे अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो हमारे पास आपने हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, वो होती है E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। प्लांक ने एक फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। E क्या है? एनर्जी। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है h की पता है ना, वो आगे बता दूंगा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ। क्लियर? ऑन द अदर हैंड आइंस्टीन ने अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने लाइट का डुअल कैरेक्टर बताया और अपनी एक इक्वेशन दी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। याद होगा तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना बेटा? तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन बीम भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? रे भी हो सकती है और पार्टिकल भी हो सकता है बाय दिस इक्वेशन। अब वैल्यू ये भी एनर्जी की थी और वैल्यू ये भी एनर्जी की थी। ये पार्टिकल के लिए थी, ये डुअल के लिए थी, तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए थी ना बेटा। इसलिए डी ब्रॉगली ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली ने क्या कहा? इसका मतलब hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों वैल्यूज किसकी है? दोनों वैल्यूज कहता है किसकी है? ये दोनों वैल्यूज एनर्जी की। देखो बेटा यहां c है और यहां c का स्क्वायर है, तो एक c कट गया, तो ये बन गया h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc। अब इससे अगर मैं लैम्डा निकालूं तो बेटे लैम्डा निकालने के लिए इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको यहां लेके जाऊंगा, ठीक? तो बेटा जो लैम्डा निकलेगा यहां से हमारे पास, वो लैम्डा निकलेगा h अपॉन mc। यानी कि अगर हमें लाइट की वेवलेंथ पता हो, तो हम उसका मास निकाल सकते हैं। यानी जो लोग बोलते हैं फोटोन का मास नहीं निकाला जा सकता, गधे होते हैं। यहां से हम फोटोन का मास निकाल सकते, ठीक? बट माइंड बेटा, फोटोन का मास तभी निकाला जा सकता है जब वो स्पीड में हो, यानी वो मूव कर रहा हो। अगर मान लो फोटोन तो हमेशा मूविंग ही रहता है, लाइट हमेशा मूव करती रहती है, अगर वो मूवमेंट में ना हो तो c क्या हो जाएगा? 0, और m और c इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो वेवलेंथ जो हो जाएगी वो क्या होगी? नॉट डिफाइंड। तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बोला था कि बेटे कब लाइट वेव होती है और कब लाइट पार्टिकल होती है, यहां से एक्सप्लेन हो सकता था। कहता जब तक लाइट मूव कर रही है, वो एक वेव है।
जब तक लाइट मूव कर रही है विद द स्पीड c, with a velocity c, that is always a wave. जब वो किसी सरफेस पे टकराती है और एकदम से उसकी वेलोसिटी खत्म होती है, जब भी उस सरफेस पे टकराती है लूज दैट वेलोसिटी एनर्जी, और उसकी वेलोसिटी खत्म होती है, वेलोसिटी खत्म होते ही अब वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगती है। समझ में आई मेरी बात? बेटे क्लियर हो गया? तो यानी जब तक लाइट मूव कर रही है तब तक वो वेव है, जैसे मूव करना बंद कर दे, कहीं पे रुक जाए, ये एक इमेजिनरी बात है कि लाइट कभी रुकेगी। बट वैसे अगर लाइट रुक जाए कहीं पर तो वो फोटोन कहलाएगा। इसीलिए जब वो सरफेस पे गिरती है कहीं पे तो उसको फोटोन बोला जाता है, लेकिन जब वो फ्लो कर रही होती है तो उसको वेव बोला जाता है। समझ में आ गई बात? अब डी ब्रॉगली ने बोला कि फॉर anything, any particle other than light, any particle other than light, for any particle other than light, अगर लाइट के अलावा कोई और पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी c नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, इसलिए c कैन बी replaced by v, तो c को हम v से रिप्लेस कर सकते हैं यहां। और अगर हमने c को v से रिप्लेस किया तो बन गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc की जगह m v, और इस रिलेशनशिप को बोला गया बेटा डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। ठीक है, इसको बोला गया डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, इसको डी ब्रॉगली रिलेशनशिप बोला गया बेटा। समझ में आई बात? अब इसके हिसाब से एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट इन मोशन, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट अगर v स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ जरूर निकाली जा सकती है, यानी इट हैज अ वेव करेक्टर। सो एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट, इसने बोला एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट इन मोशन must possess wave characteristic, तो कैरेक्टरिस्टिक, तो यहां से बेटे हमें समझ में आया कि कोई भी पार्टिकल जो होता है उसका वेव कैरेक्टर होता है जब वो मूव कर रहा हो। जब मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा भी वेव कैरेक्टर है, जब मेरी गाड़ी मूव कर रही है तो मेरा भी और गाड़ी का भी वेव कैरेक्टर है, लेकिन जब मैं खड़ा हूं तो मेरी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो तो m into v जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो बिकम्स इंफिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं खड़ा हूं तो मेरा वेव कैरेक्टर डिफाइंड नहीं है, तो मैं वेव नहीं हूं, लेकिन अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरा वेव कैरेक्टर जरूर होगा। दुनिया में हर मूविंग चीज का वेव कैरेक्टर होता है। आप में से कई क्रिकेट के शौकीन होते होंगे, है ना, तो वो देखते हैं ना भाई, स्विंग बॉलर जो है पहले बॉलिंग करता है तो उसकी बॉल जो है वो स्विंग करती है ना, यूं करके मूव करती है, वेव की तरह, है ना। क्यों? उसका वेव कैरेक्टर तो है ही ना। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट इन मोशन मस्ट पोजेस अ वेव कैरेक्टरिस्टिक, जब तक वो मोशन में है। जब मोशन में नहीं है तो वेव कैरेक्टरिस्टिक नहीं एक्सप्लेन होगा, जब तक वो मूव कर रहा है। तो फिर आप बोलेंगे कि सर फिर मेरी गाड़ी वेव की तरह यूं क्यों नहीं दिखाई देती जब वो मूव कर रही होती है ना? वेव तो ऐसे ऐसे लगती है हमें देखने में, ठीक, हम तो ऐसे सोचते हैं कि वेव ऐसे ऐसे जानी चाहिए ना भाई, या फिर रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन में जानी चाहिए, पर हमें ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता है? बेटा देखो, सिंपल बात, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मास। अगर किसी चीज का मास बहुत ज्यादा होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं,
उनका मास इतना ज्यादा होता है क्योंकि वेवलेंथ बहुत नेग्लिजिबल होती है। इसलिए गाड़ी जब मूव कर रही होती है, दो इट पोजेस वेव करेक्टरिस्टिक, लेकिन उसका वेवलेंथ बहुत नेग्लिजिबल होगा क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होगा। ठीक, यहां से एक बात समझ में आती है कि डी ब्रॉगली रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक as well as macroscopic objects कहता है it is applicable on microscopic as well as macroscopic, but have significance for microscopic particles only. Microscopic particles only. यानी ये कहता है कि देखो भाई, अप्लाई तो आप सभी जगह कर सकते हो, उसको मैक्रोस्कोपिक में भी माइक्रोस्कोपिक में भी। ये क्वेश्चन आया था बेटा, पूछा जाता है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल टू, है ना, माइक्रोस्कोपिक भी मैक्रोस्कोपिक भी सब। बट सिग्निफिकेंस अगर पूछी जाए तो सिग्निफिकेंस सिर्फ छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे जिनका मास कम हो, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, कंसिडरेबल होगी। इसलिए बेटा ये सिर्फ सिग्निफिकेंस रखता है फॉर द पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल इन मास। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इसकी सिग्निफिकेंस है। हालांकि अप्लाई आप मैक्रोस्कोपिक पे भी कर सकते हैं, अप्लाई आप माइक्रोस्कोपिक पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक सब्जेक्ट्स के लिए है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो पहले फटाफट से बोलो, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप करनी, डिराइव करनी आई और समझ में आई क्या होती है? क्विकली यस और नो लिखो। और प्लीज जल्दी लिखना मेरे बच्चे, यस और नो। हरप्रीत है भी है, यस, ठीक बेटा, ओके। कोई और तो नहीं है बेटा? जो भी है अगर समझ में आया यस, नहीं है तो बताओ नो, ताकि मैं उसको और एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक, तो ये तो था डी ब्रॉगली रिलेशनशिप क्या होती, कैसे डिराइव होती। पक्का पेपर में आएगी डेरिवेशन इसकी, ध्यान दे देना, बहुत सिंपल है। E is equal to hc by lambda और E is equal to mc square, दोनों को इक्वेट कर दो, c से c काट दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc। किसी भी फोटोन का मास निकालना हो तो यहां से निकाल सकते हैं। और बोला कोई और पार्टिकल हो अदर देन फोटोन, तो c मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय v, तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। ठीक, अब देखो बेटे, mv जो होता है वो मोमेंटम होता है। mv क्या होता है? मोमेंटम। एस m इंटू v इज p, p हम बोलते हैं मोमेंटम। p क्या होता है? मोमेंटम। ठीक, मास इंटू वेलोसिटी। तो दिस इक्वेशन चेंजेस टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ठीक, अगर बेटे हम इसको मोमेंटम की टर्म्स में लिखते हैं तो ये आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। बेटा h तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। बेटा मोमेंटम डबल कर दोगे वेवलेंथ हाफ हो जाएगी बच्चे, वेवलेंथ डबल कर दोगे मोमेंटम हाफ हो जाएगा, मोमेंटम हाफ कर दोगे वेवलेंथ डबल हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा मोमेंटम के। क्लियर, समझ में आया? चलिए अब डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। अब आएगा
applications of de Broglie relationship, ठीक, एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की क्या एप्लीकेशन है, कैसे है, ठीक है। सो एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, ठीक है जी। सबसे पहली बात, जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, कैलकुलेशन ऑफ wavelength of material objects, material objects, ठीक। यानी पहली बात, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। हम सबसे पहले इस पे डिस्कस करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। इसके ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन हमें इस पर्टिकुलर चीज पे आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। हमें अच्छे से याद रखना चाहिए कि एच की जो वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, हमेशा ध्यान में रखना है। और एक बात जो सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक, तुमने नहीं करनी क्योंकि टीचर उनके समझाते नहीं है, ठीक, मैं तुम्हें पहले से आगाह कर रहा हूं ताकि गलती ना हो। बेटा मास हमेशा इन केजी भरना है यहां पर, क्यों, क्योंकि ये एसआई में दिया। हाँ, अगर इसकी वैल्यू अर्ग में दी होती, यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 27 आ जाता है अर्ग में, अगर इसमें अर्ग में दी होती तो ग्राम में पुट करते, पर यहाँ जूल्स में दिया ना, जूल्स में, तो बेटा यहाँ एसआई केजी में होगा, मास केजी में भरना है। और रही बात वेलोसिटी, ये बेटा मीटर पर सेकंड में ही लिखनी है। वेलोसिटी किसमें लिखनी है, मीटर पर सेकंड में। यानी अगर ये एसआई ले रहे तो ये भी एसआई और ये भी एसआई लेना है, यूनिट तो सेम रखना है। जैसे चलिए पहला न्यूमेरिकल इस पे करेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे, इजी, वेरी इजी। देखो बेटा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह दिया a cricket ball is traveling with the speed of 150 kilometer per hour and its mass is 200 gram. Find its de Broglie relationship. या find de Broglie wavelength, sorry, de Broglie wavelength, ठीक है। बोला शोएब अख्तर भागता हुआ आया, उसने बॉलिंग की बहुत ही स्पीड के साथ, कितना 150 किलोमीटर पर आवर के साथ, ठीक, और बॉल का जो मास था वो 200 ग्राम था। तो सचिन तेंदुलकर को वो वेव कैसे दिखाई दी, उसकी वेवलेंथ कितनी कैलकुलेट कर लेगा वो, ठीक, उसको अपन ने ये देखना है, ठीक। देखो मेरे बच्चों, हमें ये तो यहाँ पे क्या दिया है, गिवन क्या है बेटा, गिवन सबसे पहली बात है वेलोसिटी। वेलोसिटी है 150 किलोमीटर पर आवर, पर आवर मतलब डिवाइडेड बाय आर ना, ठीक है दोस्तों। पर अपने को कितने में चाहिए, अपने को चाहिए था मीटर पर सेकंड में, यहां क्या आ गया किलोमीटर पर आवर, तो पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 150 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर हो गया कन्वर्ट। और आर कितने होते हैं, एक आर में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे पास बन गया मीटर पर सेकंड। अब ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, हम खुश हो। उसके बाद मास हमें दिया 200 ग्राम, 200 ग्राम। अब 200 ग्राम को कन्वर्ट करो किसमें, केजी में, क्योंकि अपने को केजी में चाहिए दोस्त। तो केजी का मतलब
200 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम। बेटे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। ठीक, मतलब ये बोल सकते हो कि 1000 से डिवाइड करना था, 1000 से डिवाइड करना था, तो 0.2 केजी, ये तो आ गया वेट बॉल का 0.2 केजी। ठीक है जी। अब भाई हमें निकालना था लैम्डा, तो लैम्डा इसके लिए लेंथ h अपॉन mv, तो h क्या 6.626 इंटू 10 टू पावर -34, और नीचे हमारे पास क्या रह गया बेटा, m है 0.2, और बेटे v में 150 इंटू 10 टू पावर 3 तो आ गया नीचे, डिवाइड बाय 3600 होना था, डिवाइड बाय 3600, पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर, तो ये ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व कर लो और वेवलेंथ निकाल लो। बोलो बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो क्विकली लिख के बता दो मेरे बच्चों, खास करके मेरे नए वाले बच्चे पक्का लिखना बेटा, है ना, तो पता नहीं चलता मेरे। ओके वेल डन। तो सबको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एमडी क्या होता है, कैसे निकालना होता है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है। प्लीज सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे हमें क्या कहा, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग विद सेम स्पीड। फाइंड the ratio of wavelength, find the ratio of wavelength, find the ratio of wavelength of electron and proton moving with same speed, moving with same speed. Find the ratio of wavelength of electron and proton moving with the same speed. ठीक है जी। सी इसका मतलब हमें निकालना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, यही निकालना है बेटा। ठीक, अब देखो बेटे, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय प्रोटॉन के लिए क्या लिखोगे, h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। सो हमारे पास गिवन क्या है बेटे, गिवन तो हमारे को ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर दी गई है, बोला ना, मूविंग विद द सेम स्पीड, ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो बेटा ये और ये कट गया, h और h कट गया, ठीक है जी, कट गया बेटा, तो बचा क्या, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, ये वाला मास ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो मास ऑफ प्रोटॉन है, हमने ये पढ़ा है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स या 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स मोर। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको यहां पुट कर देते हैं, तो lambda of electron by lambda of proton is equal to 1837 times of mass of electron divided by mass of electron। तो बेटा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो क्या रेशियो आ गई कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1837 times the wavelength of proton, बशर्ते दोनों की स्पीड सेम हो। बोलो बेटे क्वेश्चन समझ में आ गया? यस और नो क्विकली, शाबाश।
सर हाँ जी, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन ने दी है ये 1837। हाँ बेटे, ये हमें पता होता है, ये हमें पहले से पता होता है, ठीक है। ये पहले हमने जो पढ़ा है ना बेटे, उससे उसमें पहले बता दिया गया है कि मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 ज्यादा होता है। जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन 1839 टाइम्स ज्यादा होता है इससे, ठीक है बेटे। तो वो पहले की जो हमारी नॉलेज है उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है जी। और कोई किसी का डाउट? सचित बेटा समझ में आ रहा है सचित? हाँ जी सर। ठीक बेटे, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया, हमें वेवलेंथ निकालनी थी, हमें बेटा वेवलेंथ का कंपैरिजन करना था। ऐसे किसी की वेवलेंथ दी हो, उसका मास निकालना हो, इजीली निकाल सकते हैं। हमें वेवलेंथ पता हो, वेलोसिटी पता हो, तो मास निकाल सकते हैं। सो दिस कैन बी डन वेरी इजीली। क्लियर बेटे? अगला देखते हैं। ठीक, ये तो पहली एप्लीकेशन हमारे पास हो गई। दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं बेटा। बेटा दूसरी एप्लीकेशन है रिलेशनशिप ऑफ मोमेंटम एंड वेवलेंथ। ठीक, यानी रिलेशनशिप ऑफ वेवलेंथ एंड मोमेंटम। रिलेशनशिप ऑफ वेवलेंथ एंड मोमेंटम। मोमेंटम और वेवलेंथ की रिलेशनशिप हमें देखनी है। तो देखो बच्चे, हमें पता था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, और हम ये अच्छे से जानते थे एम बी जो होता है वो पी यानी मोमेंटम के बराबर होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होगा, ठीक है जी। ये मोमेंटम का रिलेशनशिप आ गया, और मैंने ये पहले भी निकाल के बता दिया तुम्हें, और तुम्हें ये भी समझा दिया था बेटा कि इसका मतलब है अगर मोमेंटम को डबल करोगे तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, अगर मोमेंटम को हाफ करोगे वेवलेंथ डबल हो जाएगी। वेवलेंथ डबल हो गई, मोमेंटम हाफ हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो क्लियर हो रहा है। अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कहा फाइंड द मोमेंटम, find the momentum of a particle, momentum of the particle having wavelength, having wavelength, having wavelength, find the momentum of a particle having wavelength 5000 angstroms, 5000 angstroms। यानी वेवलेंथ बेटे हमारे पास गिवन है यहां पर, और कितनी वेवलेंथ गिवन है? 5000 एंगस्ट्रॉम। बेटा एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू पावर -10 मीटर। क्या होता है? 10 टू पावर -10 मीटर। तो इसको लिख सकते हो 5000 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर, जिसको बेटा लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। ये मीटर में आ गया। अब हमें इसका मोमेंटम पूछा है, तो बेटा इससे निकालना है, तो पता चल गया P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 10 टू पावर -34, और वेवलेंथ कितनी दी है? 5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। तो बेटा यहां से आप इजीली मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर आपको ये बोल दिया कि यहां से सॉल्व कर लोगे बेटा इसको, उम्मीद है आराम से कर सकते हो, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 1.3 इंटू 10 टू पावर 1.3 समथिंग आ जाएगा। हाँ जी, 1.32 इंटू 10 टू पावर, यहां से +7 ऊपर चला गया तो कितने हुए? 34 में से यहां -27 आ गया। ठीक, ये तो बेटा मोमेंटम की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब अगर आपको बोल दिया इफ वेवलेंथ इज डबल, नाउ इफ wavelength is doubled, wavelength is doubled,
ठीक, डबल। व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? बेटा जी वेवलेंथ डबल हो गई तो मोमेंटम कितना होना चाहिए? हाफ। वेवलेंथ डबल तो मोमेंटम हाफ। तो बेटा जी मोमेंटम की वैल्यू आ जानी चाहिए थी 1.32 10 टू पावर -27 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा जी? कितना? 2। सिंपल बात थी, क्लियर? क्योंकि अगर वेवलेंथ डबल हो गई मोमेंटम हाफ हो जाएगा, सो एंड फोर्थ। तो बेटा मोमेंटम वाला रिलेशनशिप समझ में आया? क्विकली बोले यस और नो। क्विकली क्विकली, क्योंकि बहुत सारा काम है इसमें आज। ओके चलिए अगला देखते हैं। अगला रिलेशनशिप इसी से डी ब्लॉक रिलेशनशिप से ही अगला पार्ट। देखो बेटे अब है रिलेशनशिप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रिलेशनशिप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रिलेशनशिप of kinetic energy and wavelength। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप हमें निकालना है। देखो बेटे वी नो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। पहली बात तो हमें पता थी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, ठीक। दूसरी तरफ हमें पता था काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर होता है। यहां से भी निकाल लेते हैं, इसको 1 लिख देते हैं बेटा जी, यहां से भी निकाल लेते हैं। तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। क्यों जी? ये यहां चला गया, एम नीचे आ गया, तो इसका मतलब वी जो होगा वो रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम होगा, ठीक। तो अगली बात, पुटिंग द वैल्यू of V in 1, putting the value of V in 1, हमने V की वैल्यू 1 पर पुट करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन M इंटू अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय M। हमने V की वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा इस m को, ये वाला जो m है, क्या इसको अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m लिख दूं? क्योंकि अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m का मतलब क्या होता है? m ही तो हो जाता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट m इंटू रूट m इंटू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m लिख सकता हूं। तो बेटा एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। तो डेरिवेशन क्या निकल के आई? वो था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन इंटू एम। फटाफट बोलो डेरिवेशन समझ में आई कि नहीं आई? क्विकली यस और नो। ओके तो ये डेरिवेशन थी, ठीक। डेरिवेशन सारी समझाने की मैंने कोशिश की तुम्हारे को। अब इसके ऊपर बेस्ड करते हैं क्वेश्चन, ठीक। हमें कह दिया गया फाइंड दी wavelength या find the kinetic energy of a particle या find the kinetic energy of electron with wavelength 500
नैनोमीटर्स। आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछी जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। ठीक, देखो बेटे वेवलेंथ दी हुई है हमें, गिवन क्या है यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटे, गिवन है हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर 10 टू पावर -9 मीटर होता है कि नहीं होता है? तो यहां आएगा 500 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर, यानी 5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। ये तो वेवलेंथ हो गई। अब हमें निकालनी थी काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m। बेटा अंडर रूट है ना, तो इसको निकालने के लिए ऐसा करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा, लैम्डा का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m। क्यों बच्चे, सिंपल सी तो बात है, इसका भी स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा, बाकी स्क्वायर आ जाएंगे। यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी x स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर इनटू m। अब h की वैल्यू बोलो 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो एज इट इज ही है। लैम्डा की वैल्यू बोलो 5 इंटू 10 टू पावर -7 का होल स्क्वायर। मास, मास किसका भरोगे, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है केजी में, 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 केजी। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होता है 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 केजी। तो बेटे h की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, मास की वैल्यू पुट कर दी, आराम से आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। वो लोग किसी भी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत है तो पूछ सकता है, समझ में आया कि नहीं आया, यस लिखो। सर जी बेटे, जो ऊपर डेरिवेशन की थी इंटू m कैसे आया, 2ke इंटू m। देखो बेटे यहां देखो ध्यान से, जब हमारे पास ये आ गया था हमने ये लैम्डा इक्वल टू h ओवर m में m एज इट इज है, b की वैल्यू यहां से पुट करी बेटा, 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m से b की वैल्यू पुट की। अब बेटे इस m को मैंने अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m लिखा, अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m होगा ना, तो बेटा m से m क्या हो गया, कैंसल। तो बेटा ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो वो क्या बन गया, h इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल h ओवर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? हाँ जी सर। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन तुमने किया, ये क्लियर हो गया तुम्हें कि कैसे काइनेटिक एनर्जी से वेवलेंथ निकालते हैं या वेवलेंथ से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। मैं इस पे एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ध्यान देते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बोला है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। Calculate the wavelength of electron in the first Bohr orbit of hydrogen. हाइड्रोजन का यानी ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है, यहां इलेक्ट्रॉन पड़ा है, आपको बोला है इसकी वेवलेंथ निकालनी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटे हमें इलेक्ट्रॉन का मास तो पता ही है, मास पता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 केजी, ये तो याद ही होता है।
हमें एच की वैल्यू भी पता ही है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, यानी ये पता है बेटे, ये पता है, पर हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है। बेटा किसी ने पुराना लेक्चर नहीं भी लगाया, थोड़ा समझ लेना, आराम से समझ में आएगा, कोई मुश्किल बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो हमेशा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। ये हमने बोहर मॉडल में किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। और बोहर मॉडल कहता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर जूल्स में करेंगे तो -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला हमने बोहर मॉडल में देखा है कि टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की। बोला 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हरप्रीत बेटे ये ऑलरेडी निकाला हुआ फॉर्मूला बेटा बोहर मॉडल में, ऐसी सचित ये पूरा निकाला हुआ है। मैं बोहर मॉडल आपको करवा दूंगा, आपको लेक्चर भी भेज दूंगा, तो आपको ये पता चल जाएगा ये फॉर्मूला आया कहां से है। ये फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, जहां पे z क्या होता है बेटे, z होता है एटॉमिक नंबर और n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। हमें बोला है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा E1 हमें निकालना है, वो है -2.18 इंटू 10 टू पावर -18। बेटे Z हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, तो 1 का स्क्वायर, और n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट बोला, फर्स्ट, तो ये भी 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू यहां आ गई -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल। ये टोटल एनर्जी हो गई। ये क्या हो गई, टोटल एनर्जी। ये फॉर्मूला बोहर मॉडल से आया, बाय बोहर्स मॉडल। ठीक है जी, उसमें हमने Z और N पुट किया, हाइड्रोजन था तो उसका Z 1 था, और फर्स्ट शेल बोला था तो Z N भी 1 था, पुट किया, एनर्जी निकाल। और इस एनर्जी को बेटे अपने काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ E1 होगी, यानी माइनस ऑफ -2.18 इंटू 10 टू पावर -18, यानी एक तरह से सिर्फ साइन ही चेंज होगा, तो साइन चेंज होकर वैल्यू क्या आई 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल। अब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटे। अब अपने को पता है कि लैम्डा निकालना था, 6.626 10 टू पावर -34 ऊपर है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाल ली, 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 निकाल ली। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 होता है। सॉल्व कर लो बेटा और वेवलेंथ निकाल लो। बोलो बच्चे समझ में आया, जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं, यस और नो क्विकली। ओके, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा कंपटीशन में बहुत बार आ चुका है, वो थोड़ा सा इसी के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे, आराम से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, अरेंज in the order, arrange in the order of de Broglie
wavelength of electron, proton and alpha particle. Electron, proton and alpha particle when number one, they have same kinetic, energy, or number two, they have 16E, 4E and E kinetic energies respectively. ठीक है जी बेटे, हमारे पास तीन चीजें दी हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल। हमसे ये कह दिया गया कि आपको रेशियो निकालनी है या ऑर्डर निकालना है जिसका वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है, इसकी रेशियो निकालनी है या इसका ऑर्डर निकालना है, कौन ज्यादा कौन। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन है, when kinetic energy is same, बेटे जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो हमारे पास रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी सेम है, H सेम है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m रह गया, ये सेम है, ये सेम है, सो देन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, प्रोटॉन का मास उससे ज्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल का मास और भी ज्यादा होता है। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल लिया जाए, 0 लिया जाए, तो प्रोटॉन का मास 1 लिया जाता है, रिस्पेक्टिव मास, और अगर अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट होता है तब। यानी एक बात क्लियर है, अल्फा पार्टिकल का मास एज मास of electron is less than mass of proton, which is less than mass of alpha particle. अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है इसलिए वेवलेंथ कम होगी, उल्टा है ना, तो यहां आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन will be greater than wavelength of proton will be greater than wavelength of alpha particle। ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास वेवलेंथ इस ऑर्डर में रही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम थी, तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m हो गया। इजीली निकाल लो, परे मारो। समझ में आया? पर क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा देख लेना, थोड़े समझने वाली बात है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास था, जब काइनेटिक एनर्जी दे रखी, तो देखो बेटा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, h अपॉन रूट ऑफ 2, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी दी है, 16e, 16e एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ध्यान से समझते रहना बेटा। ठीक इसी तरह से अगर वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन निकालना है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 4e इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल का निकालना होगा, तो h अपॉन 2 इंटू ई इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, ये बना बेटा हमारे पास तीनों। अब एक बात समझ लेते हैं, जब कभी कंपैरिजन करना हो ना, तो हमें एग्जैक्ट मास लेने की जरूरत नहीं। अगर एग्जैक्ट मास लेते
ठीक, एग्जैक्ट मास लेते, ध्यान से देना, ध्यान से देखते रहना, एग्जैक्ट मास तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 kg। प्रोटॉन का होता कितना 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ठीक, और अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स होता है, इससे प्रोटॉन से 4 गुना, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ठीक, ये एक्चुअल मास होने थे। पर बेटा जब हमें रेशो या ऑर्डर निकालना हो ना, तो हम रिलेटिव मास ले लेंगे। रिलेटिव मास में देखें तो ये नेग्लिजिबल है बेटा, 1837 टाइम्स कम प्रोटॉन से, तो नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो समझ लो, ऑलमोस्ट जीरो समझ लो, नेग्लिजिबल। और इसका मास हमने ले लिया 1 यूनिट, क्या ले लिया 1 यूनिट। तो इसका मास कितना होता है 4 यूनिट, 4 टाइम देना है इसका, तो 4 यूनिट्स। ठीक, अब इस हिसाब से अगर मैं इधर रिस्पेक्टिव मास भर दूं तो बेटा ये तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट, और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 यूनिट्स। तो बेटा ये मास तो बहुत कम है, इसलिए ये तो बहुत ज्यादा होगी, यानी एक तरह से अगर 0 से डिवाइड इंफिनिटी हो जाती है ना, तो ये तो बहुत कम है, इसलिए ये तो पक्का है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही ज्यादा होगी, ये तो श्योर है। अब यहां पे अगर 1 यूनिट आ गया तो सॉल्व करना जरा ध्यान देना, या आ जाएगा h अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू 4 8e, और ये तो 1 ही है, और यहां पे h अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू e 2e, और ये तो 4 है, आगे 4, यानी यहां पे भी क्या आ गया एक तरह से 8e आ गया। ये 4 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट, तो 4 इंटू 4 2 इंटू 4e 8e, 2 इंटू e इंटू 4 8e। बेटा ये दोनों तो बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, बशर्ते उनकी काइनेटिक एनर्जी इस तरह से दे दी गई हो जैसे तुम्हें समझाने की मैंने की कोशिश। तो देखो भाई, इसमें 2 चीजें क्लियर करने की कोशिश की है एक ही क्वेश्चन में। अगर तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो तब तो अकेला मास देख के चला जाता है, और अगर काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो और हमें कंपैरिजन करना हो तो रिस्पेक्टिव मास लेना है। रिस्पेक्टिव मास, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, न्यूट्रॉन होता तो उसका मास भी 1 यूनिट, अल्फा पार्टिकल होता तो उसका मास 4 यूनिट्स, कोई और चीज होती उस हिसाब से मास लेते हैं। बोलो बच्चे समझ में आए ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्विकली यस नो लिखो सर। जल्दी से, बोलो बेटा बोलो शाम, हाँ बोलो। जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0 कैसे हुई है ऊपर 0? ये बात बेटा 0 मास अप्रोक्सीमेटली 0 हुआ बेटा, वेवलेंथ 0 नहीं हुई, बहुत ज्यादा हो गई। क्यों? ये हमने वेवलेंथ नहीं बोला बेटा, ये नेग्लिजिबल मास बोला इसका। क्यों? आप देखो ये 10 टू पावर -31 है, ये 10 टू पावर -27 है, यानी ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन 1837 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg हुआ तो बेटा प्रोटॉन का मास 1837 kg होगा, यानी प्रोटॉन के मुकाबले इसका मास नेग्लिजिबल होगा। जैसे मेरे और चींटी के मास में फर्क है, अगर तुम बोलो चींटी और अश्विनी सर के मास में किसका मास ज्यादा है, तो चींटी का नेग्लिजिबल है। वैसे इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले नेग्लिजिबल है, और अल्फा पार्टिकल का उसका 4 यूनिट्स है, इसलिए यहां पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 0 के लिया, नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम है। बोलो क्लियर हो गया बेटे? ओके सर। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है,
तो बेटा रिलेशनशिप ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव किया था। उम्मीद है इस पे 4 क्वेश्चन तुम्हें करवाए हैं, चारों के चारों तुम्हें समझ में आ गए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ध्यान से पहले लिखो ये सारा। यस आ गया सबको कि नहीं? यस वाई वाई लिखो फटाफट से क्विकली। अगर आ गया तो क्विकली वाई वाई लिखो, शाबाश। नहीं आया तो नो लिखो। हरप्रीत बेटे तेरा नहीं आया है। सचेत, दिव्या और रादर दिया, दिया बेटे बताओगे तभी मेरे को समझ में आएगा। ओके नेक्स्ट, अगला एप्लीकेशन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी बेटे, फिजिक्स क्लास नहीं है आज, 2:30 होती है। बेटा 3 o'clock तक होती है बेटे ये क्लास। तो फिजिक्स की क्लास तो 3 o'clock के बाद ही हो सकती है। 3 वैसे ही मैं तो पहले से ही 1 to 1 3 ले रहा हूँ, मैंने तो कभी टाइम चेंज ही नहीं किया मेरे बच्चे। पर सर ने 2:30 रखा है, 2:30 3:30। यार ऐसे कैसे रख देते हैं यार 2:30 to 3:30 जब मेरी क्लास है। ये तो हफ्ते चल रहा है सर, पहले भी ऐसे ही होता। आज रखी हुई है सर ने क्लास 2:30? आज मंडे, हाँ आज रखी है। पक्का है बेटा? देख लो। हाँ जी। यार आधा अधूरा कंसेप्ट रह जाएगा, अब इसके ऊपर फिक्र तो करना है हमें। चलो ऐसा करो, किस किस की क्लास है 2:30? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, किस किस क्विकली बेटा, किस किस की है 2:30? क्विकली मेरे बच्चे। सचित। सिर्फ सचित की, और किसी की भी नहीं है? चलो सचित तुम ऐसा करो, तुम बेटा लीव करके फिजिक्स की क्लास अभी ज्वाइन करो, ठीक है? मैं उन सर से बात कर लूंगा और ये वाला पार्ट में तुम्हें आगे करवा दूंगा, बाकी बच्चे जुड़े रहो। ठीक, ठीक है बेटा, डोंट वरी, मैं तेरे को अलग से बता दूंगा। जिसको फिजिक्स की क्लास में जाना है वो जा सकते हैं, बाकी थोड़ा यहां ध्यान दें। अब वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप करने जा रहे हैं अपन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप करने जा रहे हैं। और वो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमारे पास क्या है बेटे? वो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन potential given, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल गिवन एंड वेवलेंथ। कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए उसके साथ रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। देखो बेटा ध्यान देना, हमें ये तो पता था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, ये तो हमें पता था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, ये हमें पता था ना पता। दूसरी तरफ से हम ये भी अच्छे से जानते थे लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, हम ये जानते थे कि यहां से हमने डिराइव किया था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू एम। ये अभी डिराइव किया मैंने तुम्हारे साथ, है ना? ये डिराइव कर लिया। अब हमें पता था कि एनर्जी जो होती है ना वो पोटेंशियल इनटू चार्ज होती है। वो क्या होती है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो अपन इसकी जगह पोटेंशियल इनटू चार्ज पुट कर देंगे। Therefore, wavelength will come equal to h upon root of 2 into potential into charge into mass, h upon
√2 पोटेंशियल इंटू चार्ज इंटू मास। बेटे ये हमारे पास रहता है रिलेशनशिप, ठीक है जी। ये पोटेंशियल का रिलेशनशिप है, ठीक। पहले तो मैं इस पे क्वेश्चन करवा लेता हूं, फिर मैं इसको शॉर्टकट बताऊंगा। देखो बेटे, हमें यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान देना। An electron is accelerated. An electron is accelerated by a potential difference, of 1 million volt. 1 million volt. Find its wavelength. ठीक है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं साइक्लोट्रॉन्स। साइक्लोट्रॉन किसी भी चार्ज पार्टिकल को, जैसे इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को मूव करवाते हैं बहुत स्पीड के साथ, उनको एक्सेलरेट कर देते हैं। तो वैसे किसी इलेक्ट्रॉन को आपने 1 मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और कहा उसका क्या निकालो, वेवलेंथ निकालो। अब देखो बेटे, हमें पता चल गया फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पोटेंशियल इनटू चार्ज इनटू मास। तो मेरे बच्चे लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इनटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। पोटेंशियल कितना किया, 1 मिलियन वोल्ट, यानी 10 टू पावर 6 वोल्ट्स। 1 मिलियन 10 टू पावर 6 वोल्ट्स। चार्ज बेटा क्या एक्सेलरेट करवाया, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करवाया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भरिएगा। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 10 टू पावर माइनस 31। 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। तो देखो बच्चे, 2 अपनी जगह आ गया, पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल भर दिया, चार्ज इलेक्ट्रॉन का भर दिया, मास इलेक्ट्रॉन का भर दिया। तो यहां से आराम से क्या निकाल ली, वेवलेंथ। बोलो बच्चे, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? क्विकली बोलो फटाफट। यस यस यस, ठीक। अब देखो बेटे, यहां पे एक और बात समझने की कोशिश करनी है हमने, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझाने की कोशिश यहां पे करूंगा। तो बेटे देखो, हम कौन से पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं? मैंने कहा हम लोग चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को, इनको। तो देखो बेटे, किसी भी चीज के लिए H तो कांस्टेंट है ही है बेटे, 2 भी कांस्टेंट है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हम अलग अलग दे सकते हैं। किसी भी चीज का चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने आप में कांस्टेंट है, प्रोटॉन का चार्ज अपने आप में कांस्टेंट है, और मास सभी का अपना अपना कांस्टेंट मास है। यानी ये भी हमें पता होता है, ये भी हमें पता होता है, ये भी पता होता है, ये भी पता होता है। वेरिएबल क्या रह गया, सिर्फ वेरिएबल v रह गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इनकी वैल्यूज ऑलरेडी पुट करके रखें, ये तो पता ही है हमें, ठीक। तो हमारे पास जो वेवलेंथ निकला करेगी वो आएगी h अपॉन ये रादर इन सबको भर करके, वैल्यू भर के एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी k अपॉन अंडर रूट ऑफ b, ठीक। ये k जो होगा वो k किसके बराबर होगा, ये जो k है वो किसके बराबर होगा बेटे, h अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू चार्ज इंटू मास, इसके बराबर k होगा, ठीक। और इस k को तुम आराम से निकाल के यहां पुट कर सकते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। आपने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन
वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला निकाल के रखना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक, सिर्फ के की वैल्यू उसमें पुट करनी है। कैसे, मैं एक बता देता हूं ताकि तुम बाकी निकाल सको। देखो बेटे, H पता है, 2 पता है, Q अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना, कितना होता है 1.602 × 10⁻⁹ मास, इलेक्ट्रॉन का मास पुट करना 9.11 × 10⁻31। अगर प्रोटॉन हुआ तो H तो वही, 2 तो वही, चार्ज प्रोटॉन का चार्ज भी 1.602 × 10⁻⁹, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही प्रोटॉन का चार्ज। तो 1.602 × 10⁻⁹ का चार्ज। मास, प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻⁻27 kg, वो मास होता है प्रोटॉन का, वो पुट कर देना। और अगर अल्फा पार्टिकल का बेटा चार्ज होगा 2 यूनिट्स, यानी इलेक्ट्रॉन से डबल, यानी 2 × 1.602 × 10⁻⁻19, और मास होगा 4 टाइम्स द प्रोटॉन, यानी 4 × 1.67 × 10⁻⁻27, वो पुट करना, पुट करके सॉल्व करके ऑलरेडी इसको सॉल्व करके कांस्टेंट टर्म्स में रखना। तो ऐसा कभी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा ना, तो सिर्फ आपको नीचे √v भरना होगा, चुटकी में क्वेश्चन निकल के बाहर, लंबा टाइम नहीं लगेगा ना फिर, पर ये तुम्हें खुद डिराइव करने हैं फॉर्मूला। बेटा मैं बताने में 1 सेकंड लगेगा, इसका कैसा इसका कैसा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको डिराइव करें, इस k की वैल्यू आप डिराइव करें, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग, प्रोटॉन के लिए अलग, अल्फा पार्टिकल के लिए अलग। सिर्फ आपको चार्ज और मास, अल्फा पार्टिकल वगैरह वगैरह का देखना है और इसको सॉल्व करके रखना है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अभी बोलो मेरे बच्चों, ये अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? यस नो बोलो क्विकली, फिर आगे करवाना है। ओके, अब चलो, ये था रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल गिवन एंड वेवलेंथ। अगली एप्लीकेशन देखिएगा, नेक्स्ट एप्लीकेशन, अगली एप्लीकेशन जब हम देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन। अभी तक जो करवाया ना बेटा, ये कोई भी इक्का दुक्का करवा देता है, अब मेरी बारी है। ये है रिलेशनशिप बिटवीन wavelength and temperature for a molecule. Relationship between wavelength and temperature for the molecule. टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बेटे, ये तो पता ही था तुम्हें कि लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, ये तो हम जानते ही है ना। अब बेटा फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, कोई भी गैस मॉलिक्यूल होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है 3/2 kBT। ये फॉर्मूला यूज होता है बेटा फ्यूचर में, गैसियस स्टेट में तुम्हें ये करवाऊंगा मैं। ये काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, जहां पे kB क्या होता है, kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू वेरी सिंपल है, ठीक। इसकी वैल्यू जो होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻23 हुआ करती है। एक्चुअली केबी की वैल्यू R/अपॉन एवोगैड्रोस नंबर होती है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है 8.314 और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है। इसको सॉल्व करके ये वैल्यू इतनी आ जाती है। फिलहाल के लिए तुम ये ध्यान में रखना, ये अपने आप तुम गैसियस स्टेट में समझ जाओगे कि भैया ये भी आया कहां से और ये फॉर्मूला आया कहां से। T यहां टेम्परेचर है, T यहां टेम्परेचर है। पुटिंग दिस वैल्यू हियर, हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की
तो जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखोगे, 3/2 kBT इंटू m। काइनेटिक एनर्जी की जगह 3/2 kBT इंटू m। तो बेटा ये 2 से 2 हो गया कैंसल, तो क्या बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 3 kBTm, वेयर kB की वैल्यू हमें वैसे ही याद है, T क्या है, टेम्परेचर है, M क्या है, मास है। तो बेटा ये रिलेशनशिप हो गया टेम्परेचर में और वेवलेंथ के अंदर, ये रिलेशनशिप हो गया। ठीक, जैसे क्वेश्चन देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। बेटा आपको कहा फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड द डी ब्रोगली wavelength of hydrogen molecule at 27 degrees Celsius। क्वेश्चन है फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चे, हमें एच तो पता ही है, 6.626 इंटू 10 टू पावर -34, अभी तक तो वैसे दिमाग में चला गया। केबी की वैल्यू वैसे ही पता है, 1.33 इंटू 10 टू पावर -23, ये भी नहीं भूलेंगे अपन, 1.33 इंटू 10 टू पावर -23। टी टेम्परेचर है बेटा, केमिस्ट्री में टेम्परेचर कभी डिग्री सेल्सियस में नहीं करना, नहीं तो महापाप लगेगा, हमेशा केल्विन में। और केल्विन में कैसे करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर देंगे, तो 27 प्लस 273 कितनी हो गई, 300 केल्विन हो गया। तो टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस करते हैं, ये हो गया। पर इंपॉर्टेंट बात सुनना यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट, मास सबसे इंपॉर्टेंट ये बेटे, हाइड्रोजन H2 की तरह एग्जिस्ट करता है। कैसे, H2 के 1 मोल का मास होगा 2 ग्राम। H2 के 1 मोल का मास कितना होता है, 2 ग्राम। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल। पर यहां 1 मॉलिक्यूल की बात की है, तो मास मेरे को 1 मॉलिक्यूल का चाहिए, और क्योंकि बाकी सब SI में तो kg में चाहिए। इधर पूरा ध्यान देना, मास कैसे निकालना। हमें पता था एवोगैड्रो नंबर N नॉट होता है कितना, N नॉट 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। N नॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बेस। ठीक, जो N नॉट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, उसका वेट कितना है, 2 ग्राम। पर बच्चों SI यूनिट तो kg है ना, तो उसको kg में कन्वर्ट करो, 2 इंटू 10 टू पावर -3 kg। अरे 1000 से डिवाइड करना था ना, तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 kg, ये एवोगैड्रो नंबर का। तो बेटा 1 मॉलिक्यूल का मास, दिस 2 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय दिस एवोगैड्रो नंबर। वो यूनिटरी मेथड करते थे ना, इतने में इतना, एक में कितना, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस एवोगैड्रो नंबर। यानी ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ये मास 1 मॉलिक्यूल का आ गया। यानी अगर सोडियम का एटम होता, उसका पूछा जाता, तो सोडियम का मास होता 11 ग्राम, पर 11 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करते हैं, वो 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो बेटे अब मास आ गया, यानी यहां जो मास पुट करना है ना, वो पुट करना है ग्राम एटॉमिक मास इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमेशा यानी एटॉमिक मास इन ग्राम्स
इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमेशा ये मास ऐसे ही भरना है, हमेशा। ग्राम एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम। जैसे हीलियम होता तो 4 ग्राम, यहाँ 4 ग्राम 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता उसका मॉलिक्यूलर मास 44, तो 44 ग्राम इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मीथेन होता CH4 तो उसका मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम, तो 16 ग्राम 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। समझ में आई मेरी बात? ऐसे मास निकालना। और अब हमें सब कुछ पता है, तो अब वेवलेंथ निकाल रहे हैं हाइड्रोजन की एट 27 डिग्री, तो 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ क्या था 3, केवी की वैल्यू 1.33 10 टू पावर माइनस 23, ठीक, इंटू, ठीक, आगे का टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, मास कितना 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू पावर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। लो बच्चों, इसको करते रहो सॉल्व और निकाल लो वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन। आप चाहो तो यहां पे पहले ही मास सॉल्व करके यहां पुट कर दो। बोलो बच्चे, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली यस और नो। जल्दी जल्दी, शाबाश, गुड गुड गुड। हरप्रीत बिटिया समझ में आ गया तेरे को? हरप्रीत बिटिया, तो आर यू क्लियर अबाउट दिस बच्चे? बस इसमें एक ही लोचा है, वो ध्यान देने का। केवी की तो वैल्यू पता ही है, टी की वैल्यू हमें भरनी होती है, एम मास, और मास कैसे निकालना है? ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम इनटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, हमेशा, और इसको पुट करना है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ अ मॉलिक्यूल। बिल्कुल लोग करवाएंगे। लास्ट पार्ट देखो बच्चे, ये जो लास्ट पार्ट करवा रहा हूं ना बेटा, किसी को एक क्वेश्चन दे के देखना, अगर जवाब आ जाएगा जो बोलोगे करूंगा, जो बोलोगे करूंगा, ठीक? क्वेश्चन क्या है? आपको कहा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल having frequency 1.5 into 10 to power 19 hertz. Find the kinetic energy of particle having frequency, यानी हमारा यहां पे आएगा relationship between kinetic energy and frequency. देखो बेटे, अगर किसी लड्डू से पूछोगे ना, वो क्या करेगा? इसकी एनर्जी निकाल देगा और फिर उसको काइनेटिक एनर्जी बता देगा। वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से ऐसा नहीं, ध्यान देना। कैसे इसको डिराइव करना है ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, हमें मालूम, ठीक? हमें ये भी पता था लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू होता है, ये भी मालूम है बेटा। ये जो है ये डुअल कैरेक्टर के लिए है, यानी इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल के लिए भी, वेव के लिए भी, और ये सिर्फ वेव के लिए। तो क्या ये तो डुअल के लिए है, तो ये दोनों लैम्डा की वैल्यू है ना, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो C अपॉन न्यू शुड बी इक्वल टू H अपॉन एम वी।
अगर बेटे ये पार्टिकल अदर देन लाइट है तो सी क्या होगा, v ही तो होगा, यानी दिस कैन बी रिटन एज v अपॉन म्यू, क्योंकि सी वेलोसिटी होती है ना। तो फॉर अदर देन लाइट, फॉर अदर देन लाइट, अदर देन लाइट, लाइट को छोड़ दे तो सी की जगह v होगा, यानी यू विल बी पुटिंग हियर v अपॉन म्यू। क्यों नहीं? अब इन दोनों को इकट्ठा ले जाओ, mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। क्यों भाई? तो जो न्यू होगा वो होगा mv स्क्वायर अपॉन h, पहली बात। दूसरी बात, हम जानते थे बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसको यहां पुट करो, therefore न्यू इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h। बेटे हमारे लिए जो ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन है ना, ये चिंदी सा क्वेश्चन हो गया, छोटा सा, क्योंकि फॉर्मूला पता था 2 काइनेटिक एनर्जी बाय h। क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv और लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। अगर कोई और होता तो न्यू को भी लिखते, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके न्यू इक्वल टू mv स्क्वायर बाय h निकाल दिया, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसका 2 इधर ले जाओ तो mv स्क्वायर आ जाएगा, यहां पुट कर। अब जैसे कि उधर क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी। अब हमें समझ में आ गया कि न्यू इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इज न्यू h अपॉन 2। न्यू की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 into 10 to the power 19, h की 6.626 into 10 to the power minus 34 और डिवाइडेड बाय 2, खत्म, काइनेटिक एनर्जी निकल गई। हमारे लिए क्वेश्चन चिंदी सा हो गया क्योंकि हमने डेरिवेशन बहुत इजीली कर दी, पर बिलीव मी इसको करके देना, अगर ये आंसर निकाल देगा जो बोलोगे करना, क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा कहां शुरू करूं कहां खत्म करूं। ठीक, तो बोलो क्लियर हो गया, यस नो लिखो क्विकली। डेरिवेशन क्लियर हो गई कि नहीं, क्विकली। ओके, और को नहीं आया समझ में? यार इतने बच्चे हैं, 5 बच्चे 6 बच्चे लिखते हैं सिर्फ, समझ में आ गया कि नहीं? ओके, तो बेटे अभी कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। आज जो हमने डी ब्रॉगली रिलेशनशिप को पढ़ा है, उससे कितने फॉर्मूला हमने निकाले हैं और कितनी एप्लीकेशन उसकी समझी हैं। ठीक, हालांकि अभी मैं खत्म तो किया नहीं हूं, बट फिर भी काफी करवा दिया। ठीक, देखो बेटा कौन कौन से रिलेशनशिप निकाले। नंबर 1, पहला रिलेशनशिप हमने निकाला था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। दूसरा रिलेशनशिप हमने निकाला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तीसरा रिलेशनशिप हमने निकाला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी, ठीक, इनटू n, 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू n। ठीक है जी। चौथा रिलेशनशिप हमने निकाला था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2 इंटू पोटेंशियल इंटू चार्ज इंटू मास, जिसको मैंने होमवर्क भी दिया कि आपने k निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। तो k अंडर रूट ऑफ b, दिस b इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। माइंड, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल B है। ठीक, कितने पोटेंशियल डिफरेंसेस को एक्सेलरेट करवाना। पांचवा क्वेश्चन जो हमारे को दिया गया था, पांचवा जो मैंने तुम्हें सिखाया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 3 kVTn। ठीक है जी। और छठा जो अभी तुम्हें समझाया, न्यू इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h। ये 6 फॉर्मूला के हमने क्वेश्चन किए और डिराइव किए। जाओ किसी भी किताब में 6 फॉर्मूला के मेरे को बता दो क्वेश्चंस, और किसी भी टीचर के नोट्स में 6 के 6 बता दो, 6 के 6।
2 3 4 तो होंगे सबके, 6 के 6 बताने, खास करके लास्ट। ठीक, और फिर बोलना सर आप कुछ नहीं पढ़ाते।